डियर स्टूडेंट, हम केपी कॉलेज की यूट्यूब की जो ऑनलाइन क्लासेज है इसमें आप सबका स्वागत करते हैं। और जैसे कि आपको पता है ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, तो इसमें हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं और यानी कि जो अपने जो वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यू बन रहे हैं चैप्टर अकॉर्डिंग। तो आज जो है अपना 5th लेसन है पॉलिटिकल साइंस का, बीए फर्स्ट ईयर का 5th लेसन, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस में। तो ध्यान रखना, इससे जो पहले हैं 4th लेसन पूरे हो चुके हैं, 1 से 4 तक जो लेसन थे वो कंटिन्यू हैं, वो पूरे हुए हैं। तो अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है तो आप कॉलेज संपर्क कर सकते हैं और आप उन वीडियो को देख सकते हैं और आप अपने क्लिक या जो भी मुझे शेयर भी कर सकते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन, 5th लेसन है, जिसका टाइटल यानी जो नाम है लोक कल्याणकारी राज्य, ठीक है ना। तो जैसे इस चैप्टर का जो ये नाम है, इससे ये पता लग गया होगा कि हम इस जो सेकंड यूनिट में हैं, ठीक है ना, सेकंड यूनिट का जो 5th लेसन है इसमें हम राज्य के विभिन्न अंग और इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे अलग अलग। तो आज जो इस यूनिट का यानी सेकंड यूनिट का जो 5th लेसन है लोक कल्याणकारी राज्य, ये हम पढ़ेंगे। तो जैसे नाम से ही यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य मतलब ऐसा राज्य जिसके उद्देश्य और कार्य भी कैसे होने चाहिए, लोक कल्याणकारी, यानी उसका एक तरह से वहाँ के उसके लोगों में जो उस राज्य में रह रहे हैं उनके कल्याण के लिए उसके हर संभव राज्य के जो भी प्रयास होंगे वो कल्याण के लिए होंगे, यानी लोक कल्याणकारी। तो इसके संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने एक अपने शब्दों में कहा है कि सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य है तो वह सबके लिए समान रहता है, ठीक है ना। उसके अनुसार सभी जो है व्यक्ति जो उस राज्य में रह रहे उसके हिसाब से सभी समान होते हैं, तो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर भी उन्हें समान मिलने चाहिए, अमीर हो या गरीब, ठीक है ना। तो उनके बीच जो ये अंतर है अमीरी और गरीब का, ठीक है ना, तो इनको मिटाना और सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के अनिवार्य तत्व हैं। ये जो बात कही है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसमें कहा गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इन्होंने किस पे जोर दिया है कि यहाँ पे ध्यान दिया है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य होगा वह उस राज्य में रहने वाले लोगों किसी भी तरह से या किसी भी प्रकार के वो सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए इक्वली जो कह सकते हैं फ्रीडम, या कह सकते हैं जो हम यहाँ पे स्वतंत्रता की बात करें तो सबको समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होगी या दी जाएगी। साथ ही साथ ये कहा है कि जो अमीरी की गरीबी के बीच में जो फासला होता है उसको मिटाने का काम, क्योंकि ये फिर इस तरह से अव्यवस्था हो जाती है, तो को लोक कल्याणकारी जो है राज्य वह इस नाते ये इनकी जो डिस्टेंस है उसको कम करने का प्रयास करेगा और साथ ही साथ लोगों के जो स्टैंडर्ड है उसको ऊपर उठाएगा, यानी जो लोग जिस तरह से जीवन यापन करें उसको और अच्छा बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये बात है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताई गई है इसमें। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं कि लोक कल्याणकारी जिस तरह से हम ये विचार पढ़ रहे हैं इसका अभ्युदय यानी किस तरह से विचार हैं जो हम राजनीति विज्ञान में पढ़ रहे हैं, तो किस तरह से विचार उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। तो अभी स्टार्टिंग में हम यही पढ़ रहे हैं लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का अभ्युदय, यानी ये कह सकते हैं कि इसका जो कह सकते हैं स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो किस तरह से, यानी किस तरह से ये विचार है वो उत्पन्न हुआ है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं प्राचीन काल से, ठीक है ना, प्राचीन काल से राम राज्य की जो धारणा प्रचलित रही है, प्राचीन काल से जैसे हम अपने भारत की बात करें तो पहले से ही, जैसे कि महात्मा गांधी की बात करें उससे पहले बहुत पहले की बात करें तो राज्य के बारे में उनके यही विचार रहे हैं लगभग कि राज्य का जो कार्य है या उसके जो उद्देश्य भी होने चाहिए या जिस तरह का राज्य होना चाहिए वो एक राम राज्य की तरह होना चाहिए। अब राम राज्य कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान देना है, वह एक ऐसे राज्य के प्रतीक के रूप में बात करते हैं जिसके अंतर्गत
प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप में सर्वांगीण विकास करने का प्रयत्न किया जाता है। राम राज्य का मतलब यहाँ पे ये बताएं कि एक ऐसा राज्य, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसके विकास, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए उसको पर्याप्त रूप में अवसर मिले, स्वतंत्रता मिले उसको, ठीक है ना। तो इसी तरह सर्वांगीण विकास का ये जो प्रयत्न है वो यहाँ पे प्राचीन काल के विचार के तौर पे यहाँ पे बताया है। जिसके अंतर्गत का मतलब ये हम कह सकते हैं कि जिस जो विचार पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो इस विचार की जैसे हम बात करें तो राम राज्य, तो अब राम राज्य में किस तरह का कह सकते हैं विचार अब यहाँ पे होना चाहिए, यानी राम राज्य क्या है। तो आप यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि राम राज्य के बारे में ये कहा गया है कि इसमें क्या होगा, उस तरह के जो वहाँ के जो लोग हैं उनको वहाँ पे पूर्ण विकास दिया जाएगा, व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के स्वतंत्र अवसर प्रदान किए जाएं, ठीक है ना। तो ये जो विचार है वो एक तरह से राम राज्य की विचारधारा के तौर पे मानते हैं कि लोगों को उनके विकास के लिए पूर्ण रूप में पूरी तरह से अवसर मिलेंगे ताकि वे अपना व्यक्तित्व का पूर्ण रूप में सर्वांगीण विकास कर सके, ठीक है ना। तो ये इस तरह का विचार है, इस तरह की जो व्यक्तित्व विकास की जो बात करते हैं तो वो कहाँ पे संभव है, लोक कल्याणकारी राज्य में, ठीक है ना। तो इसी तरह जैसे प्लेटो व अरिस्टो की बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी दार्शनिक विचार है, विचारक है, तो उन्होंने कहा है प्लेटो और अरिस्टो के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है। इनके अनुसार ये कहा गया है कि राज्य एक नैतिक संगठन है, ठीक है ना। तो इस नाते वह नैतिकता के नाते कहने का मतलब यही होगा कि इसमें व्यक्तित्व की भलाई के लिए वो काम करेगा, ठीक है ना। तो जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के हित में नहीं वरन सभी जो नागरिक होते हैं उस राज्य में रहने वाले उन सभी नागरिकों के हित में कार्य करना, ठीक है ना। तो इस नाते क्या होगा, तो ये जो बात है वो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अरिस्टो और प्लेटो ने अपने विचारों में ये इस तरह के भी कहा है कि राज्य एक तरह से क्या होना चाहिए, नैतिक संगठन का स्वभाव होता है। राज्य के बारे में या उसके नेचर के बारे में अरिस्टो और प्लेटो के विचार क्या है कि राज्य एक तरह से क्या है, नैतिक संगठन है, ठीक है ना। तो फिर इसका उद्देश्य उन्होंने बताया कि वो नैतिक उसका स्वभाव है, तो इस वजह से उसके कार्य भी क्या हो सकते हैं या उद्देश्य भी क्या हो सकते हैं कि सभी लोगों के हित में कार्य करना, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे हम ये जो पढ़ रहे वो इसलिए पढ़ रहे कि ये जो विचार उत्पन्न हुए इसी के आधार पे, ठीक है ना, ये इसी विचार के आधार पे धीरे धीरे लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है वो अस्तित्व में आई है। तो इसी विचार को लक्ष्य करते हुए अरिस्टो ने कहा है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सद जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहेगा। राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सद जीवन यानी जो जीवन प्रक्रिया चल रही है उसको और बेहतर करना, सद जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहेगा,
ठीक है ना। तो ये जो विचार है वो यहाँ पे अरस्तु ने कहा है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है। राज्य होना ही क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे जो व्यक्तित्व है, उसका समाज है, वह जीवन यापन कर सके, सुलभ रहे। दूसरा और क्या कि जो जीवन यापन चल रहा है लोगों का राज्य के अंतर्गत, तो राज्य से और ये अपेक्षा की जाएगी कि वह लोगों का जीवन है और अच्छा बनाने का प्रयास करें। तो ये जो विचार है वो अरस्तु ने दिए है और इन्हीं विचारों को यहाँ पे अपनाते अपनाते शरण यानी कुछ समय के उपरांत ये विचार है वो एक तरह से लोक कल्याणकारी धारणा का कह सकते शरण है। तो आगे देखिए कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध यानी जो 18वीं सदी है उसके एंड और 19वीं सदी के प्रारंभ की जो हम बात करें तो उस समय विश्व के अधिकांश राज्यों द्वारा व्यक्तिवादी जो धारा है, व्यक्तिवादी जो नीति है, उनको अपनाया लिया था। ठीक है ना। यानी व्यक्तिवादी जो धारा होती है उसको अपनाने से मतलब क्या होता है कि इस तरह की अगर विचारधारा अपनाए व्यक्तिवादी विचारधारा, तो राज्य के संदर्भ में जो दृष्टिकोण है वो कम हो जाता है। ठीक है ना। राज्य के दृष्टिकोण का मतलब यहाँ पे हम बात करें कि एक तो व्यक्तिवादी विचारधारा होती है, एक राज्य के संदर्भ में वो लोक कल्याणकारी विचारधारा। ठीक है ना। तो ये दोनों एक तरह से अलग है, क्योंकि व्यक्तिवादी विचारधारा है वह राज्य को ऐसे शॉर्ट में समझे कि तो व्यक्तिवादी विचारधारा को ये समझना है कि वह व्यक्ति के विकास के लिए हर संभव प्रयास करती है। ठीक है ना। पूरा फोकस उसके व्यक्ति उसके विकास के लिए होता है। इस वजह से वह राज्य को एक तरह से न के बराबर मानती है। ठीक है ना। तो ये व्यक्तिवादी विचारधारा का सारांश के तौर पे मैं बताया है। तो ये फिर लोक कल्याणकारी विचारधारा है वह राज्य के ऊपर ज़्यादा जोर देती है, वह राज्य को ज़्यादा कार्य करने के लिए कहती है। तो इस तरह दोनों के जो विचार है वो कहीं ना कहीं अलग प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से 18वीं शताब्दी का जो एंडिंग था और 19वीं शताब्दी की जब प्रारंभ की बात करें तो उस समय व्यक्तिवादी विचारधारा है वो प्रभावी थी। तो ऐसी स्थिति में बहुसंख्यक जनता में जो ये विद्यमान जो व्यवस्था थी, ठीक है ना, इसके प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया और रस्किन, कार्याल व विलियम गॉडविन जो ये विचारक है उन्होंने भी ये जो विद्यमान विचारधारा थी, जो व्यक्तिवादी विचारधारा की बात करें तो फिर इसमें उन्होंने भी असंतोष प्रकट किया। अपने ग्रंथों या बुक के माध्यम से लोगों के अंदर ये इस तरह के विचारों को उत्पन्न होते उन्होंने देखा। तो इन विद्वानों ने कहा कि जहाँ संपत्ति का संग्रह होता है, जहाँ पे जो संपत्ति है वो इकट्ठी होती है, तो फिर इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि मानवता का पतन हो जाता है। क्योंकि जो पूंजीशील व्यवस्था होती है वह कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध हो जाती है। तो ये जो विचार दिए, तो इस वजह से ये जो मैंने कहा कि जो व्यक्तिवादी विचारधारा थी वह उत्पन्न होने से वहाँ की अधिकांश जनसंख्या है वह असंतोष हो गया, उनमें असंतोष उत्पन्न हो गया और बहुत से विद्वानों फिर उसकी इस उस समय की विद्यमान व्यवस्था थी व्यक्तिवादी विचारधारा, उसके ऊपर असंतोष व्यक्त किया। तो इस असंतोष यानी इस समस्या को एक तरह से समाप्त करके और ऐसा कोई विचारधारा अपना लिया जाए जिससे क्या हो, राज्य और व्यक्ति दोनों का एक तरह से इक्वली और बेहतर विकास हो सके। तो इस वजह से लोक कल्याणकारी विचारधारा को कह सकते हैं कि इसका प्रवेश मान सकते हैं, उसके विचार को हम यहाँ पे अपना सकते हैं। तो अब इसी व्यक्तिवादी विचारधारा को कह सकते हैं इसके प्रभाव को कम करने के लिए, इसको नष्ट करने के लिए कार्ल मार्क्स ने इसी उद्देश्य से 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र है वो प्रकाशित किया था। तो ये आपको इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स के द्वारा व्यक्तिवादी विचारधारा को नष्ट करने के उद्देश्य से ही 1848 की बात करें में साम्यवादी
घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो कार्य है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था और साथ ही साथ एंजेल हेम्स इसके सहयोगी थे इस समय। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये जो कार्ल मार्क्स ने व्यक्तिवादी विचारधारा का विरोध क्यों किया, क्योंकि व्यक्तिवादी विचारधारा है वह एक तरह से क्या यहाँ पे कि जो व्यक्तित्व के संदर्भ में ज़्यादा महत्व देती है। फिर वो राज्य को या राज्य के न होने से ही वह एक कह सकते हैं अच्छा कार्य करने की सोचती है। मतलब यानी अगर बात करें कि लोक कल्याणकारी राज्य और व्यक्तिवादी जो विचारधारा है तो ये दोनों एक तरह से अलग हैं, क्योंकि व्यक्तिवादी विचारधारा है वह राज्यों को मानती नहीं है या राज्य के होने का एक तरह से पॉजिटिव जो व्यू होता है वो उसके पास नहीं है, क्योंकि व्यक्तिवादी विचारधारा है वह व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को ज़्यादा महत्व देती है। वह व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देने के अवसर है वो उसके लिए अपने क्या कहते हैं पक्ष रखती हैं। तो इससे फिर क्या होता है कि जो राज्य का अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है, यानी राज्य के अस्तित्व को मानती नहीं है वो ये विचारधारा व्यक्तिवादी विचारधारा। तो जो व्यक्तिवादी विचारधारा का अंत होने लगा, अगर व्यक्तिवादी विचारधारा है वह एक तरह से क्या है कि लोगों के लिए असंतोष का अगर कारण बनी तो इस वजह से उस व्यक्तिवादी विचारधारा के समापन या उसको या जो व्यक्तिवादी विचारधारा थी उसको समाप्त करने के लिए या उसकी कमियों को दूर करने के लिए लोक कल्याणकारी जो राज्य की जो धारणा है वो धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगी और इसका महत्व बढ़ने लगा। अपनी शासन व्यवस्था को सर्वजन हितकारी बनाने का प्रयत्न किया गया और अपनी शासन व्यवस्था में परिवर्तन के उद्देश्य के द्वारा राज्य के जिस रूप विशेष को अपनाया गया है वह एक लोक कल्याणकारी राज्य है। तो यहाँ पे एक तरह से आपको वापस ध्यान देना है कि परिवर्तन के उद्देश्य से उनके द्वारा राज्य के जिस रूप विशेष को अपनाया गया है वह लोक कल्याणकारी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना। यानी जो हित हो लोगों के और राज्य के लिए हित में हो ऐसे विचारों को अपनाने के लिए जो वर्तमान व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन आवश्यक था। तो परिवर्तन को स्वीकार करते हुए हमने जिस रूप विशेष को अपनाया जिसमें सबका हित हो और राज्य और व्यक्ति के हित के रूप में कार्य करे, तो इस विचार को जब हमने अपनाया तो हमने किस विचारधारा को ग्रहण किया है, एक लोक कल्याणकारी विचारधारा को। तो इस तरह से ये लोक कल्याणकारी विचारधारा है वो धीरे धीरे अस्तित्व में बनी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है हितकारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो परिवर्तन ठीक है ना। यानी जैसे व्यक्तिवादी विचारधारा थी तो वह एक तरह से सफल विचार कह सकते हैं कि पूर्ण रूप में सफल नहीं थी या राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए। तो इस तरह से लोगों के हित और राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए एक हितकारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो परिवर्तन किया गया और परिवर्तन के तौर पे जो विचारधारा या जो धारणा हमने ग्रहण की वह लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में विचार या धारणा है। ठीक है ना। तो अब ये हमने समझ लिया है कि किस तरह से किन किन वजह से जो लोक कल्याणकारी धारणा है उनका विकास हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि लोक कल्याणकारी जो है ये इसकी लोक कल्याणकारी राज्य क्या है या किसको हम लोक कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे विस्तृत रूप में समझेंगे एक अलग अलग विद्वानों की परिभाषाओं के माध्यम से। यानी लोक कल्याणकारी राज्य
क्वेश्चन में हम अलग अलग परिभाषा दे समझेंगे कि लोक कल्याण राज्य कौन है या कौन सा राज्य लोक कल्याण का राज्य हो सकता है। तो इनके संदर्भ में अलग अलग विद्वानों की परिभाषा है वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो 1918 में प्रकाशित इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में लोक कल्याण का राज्य की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य यानी अर्थ एक ऐसे राज्य से हैं जो अपने सभी नागरिकों का न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने के लिए उत्तराधिकारी हो। कहने का मतलब यह है कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में ये कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य है जो वहाँ पे राज्य के जो लोग हैं उनके लिए न्यूनतम रूप में जो सुविधा उपलब्ध हो, यानी जहाँ तक संभव हो वह न्यूनतम जो जीवन यापन के लिए जो सुविधा होनी चाहिए वह सुविधा जो राज्य उपलब्ध करवाए सभी को इक्वली रूप में, वह राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है ना। तो यानी लोगों के कल्याण के संदर्भ में ये विचार यहाँ पे दिए हैं। तो ये जो बात की थी वो इंसाइक्लोपीडिया के अंदर कही गई है। 1918 के विचार को यहाँ पे हमने समझा है। तो नेक्स्ट हम बात करें अब्राहम लिंकन की। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा है, तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे ये विचारक है दार्शनिक, तो यहाँ पे इनका यही नाम है। तो इन्होंने क्या कहा है, तो ध्यान रखना है कि कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी व्यवस्था का संचालन, कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी व्यवस्था का संचालन राज्य के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और साथ में मैं यहाँ पे नोट भी कर रहा हूँ, कल्याणकारी राज्य वह है ठीक है ना, कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी व्यवस्था का संचालन अधिकाधिक यानी जितना संभव हो सके, ठीक है ना, अधिकाधिक आय के समान वितरण के उद्देश्य से करता हो। ठीक है ना। तो ये बात अब यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि हम लोग कल्याणकारी राज्य के बारे में अगर कहें तो कैसे समझा, यानी इसकी परिभाषा यहाँ पे डॉक्टर अब्राहम के बारे में या उनके विचार है वो यहाँ पे दिए हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी व्यवस्था का संचालन, यानी लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते वह अपने राज्य को कैसे चलाता है, ठीक है ना, उसमें उसकी जो क्रिया जो गतिविधियाँ हैं वो किस तरह से चलती हैं। तो ये यहाँ पे बात करें कि अपनी व्यवस्था का संचालन अधिकाधिक आय के समान वितरण के उद्देश्य से करता हो। तो ये यहाँ पे एक तरह से आपको ध्यान देने की बात है, क्या कहा है, अधिकाधिक आय के समान वितरण के उद्देश्य से करता हो, यानी जितना संभव हो राज्य है, लोक कल्याण राज्य है, वो ये व्यवस्था करेगा कि लोगों के बीच में आय का ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, मतलब जैसे जो अमीरी गरीबी का जो फासला है वो कम होना चाहिए, और जितना कम हो उतना ही वहाँ लोक कल्याणकारी राज्य के लिए सही रहता है। तो ये जो विचार है वो डॉक्टर अब्राहम ने दिए हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने इसी के बारे में क्या कहा है कि अपने एक भाषण में एक लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात नोट करने लायक है, तो आपको ध्यान रखना है ठीक है ना। तो देखिए कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, ये जो
कह सकते हैं डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने जो लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में ये जो बात कही है, ये आपको मोस्टली याद रखना है और नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बात से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि लोक कल्याणकारी राज्य कैसा है, यानी उसका स्वरूप क्या है। तो वो यहाँ पे इस परिभाषा से हम और अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरी और गरीबी के बीच अंतर मिटाना, अमीरी और गरीबी के बीच जो फासला है उसको कम करेंगे, तभी जो कह सकते अव्यवस्था है वो आर्थिक रूप में वो कम हो सकती है, ठीक है ना। और साथ ही साथ जीवन स्तर को ऊपर उठाना, जीवन स्तर, जो लोगों का जीवन स्तर है उसको और ऊंचा उठाने का जो प्रयत्न किया जाएगा, ऐसा राज्य ही लोक कल्याणकारी राज्य है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। ये जो यहाँ पे हम तीन कह सकते हैं पूरी परिभाषा है, लेकिन यहाँ पे हम टुकड़ों में इसलिए बताइए ताकि इसको एक एक अच्छे से आप समझ सको। तो ये जो बात है वो जवाहरलाल नेहरू ने कही है, उठाना लोक कल्याणकारी राज्य के आधारभूत तत्व हैं। ठीक है ना। तो जैसे आपको पता है कि ये जो बात है, हमने ये जो टॉपिक स्टार्ट किया था तब भी मैंने ये कहा था, क्योंकि एक तरह से बहुत अच्छी जो परिभाषा है वह लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में है, जो हमें पूर्ण रूप में यहाँ पे समझने को मिलती है। तो वापस दोहरा देंगे, सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, राज्य में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ऐसा वातावरण या ऐसी व्यवस्था करना कि जो व्यवस्था हो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जिस तरह की वो समान रूप से सभी को मिले, समान रूप से अवसर मिले, समानता हो, स्वतंत्रता हो। साथ ही साथ अमीरी एवं गरीबी के बीच अंतर मिटाना, क्योंकि ये जो फासला है इसको जितना कम किया जाए उतना कम करने का प्रयास करना, ताकि जो असमानता है आर्थिक रूप में या समाज में जो ये जो होता है ना कि उच्च नीच की भावना, ये कहीं ना कहीं इन वजह से भी होती है, तो ये कम करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ जीवन स्तर को ऊपर उठाना, जो जीवन स्तर है लोगों का उसको और अच्छा कह सकते हैं, उसकी जीवन यापन के लिए जो चीज़ें हैं वह और अधिक सुलभ से उसको उपलब्ध हो सके, उसका जो रहन सहन है और अच्छे से वो रह सके। तो यानी उसका जो कह सकते हैं एक तरह से जीवन है उसका जो स्टैंडर्ड है उसको और ऊंचा उठाना। तो ये जो कह सकते हैं एक कार्य है, वो कार्य लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से क्या हो गया, लोक कल्याणकारी राज्य के आधारभूत तत्व। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य कौन सा है, जो लोक हित में कार्य करे, वही राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है। तो ये इस तरह की जो परिभाषाएं हैं हम यहाँ पे इस जो टाइटल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा राजनीतिक स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच सामंजस्य का एक सफल प्रयत्न है। यहाँ पे ये दो विचार दिए हैं, तो ध्यान रखें कि राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा के बीच सामंजस्य, ये दो जो विचार हैं, ठीक है ना। तो ये दो विचार है वो कैसे समाज में पाई जाती है। तो इन दोनों में अगर सामंजस्य करें तो हम कह सकते हैं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य के तौर पे प्रयास किया जा रहा है। तो इसके संदर्भ में यही जो विचार है हॉबमैन ने दिया है। हॉबमैन ने कहा है कि लोक कल्याणकारी, ठीक है ना, लोक कल्याणकारी राज्य है वह दो अतिथियों में एक समझौता है, मतलब दो अतियों की जैसे बात की अभी मैंने, ठीक है ना, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा की। तो ये दो अतियों के बीच एक तरह से क्या है, समझौता है, जिसमें एक तरफ साम्यवाद और दूसरी तरफ अनियंत्रित व्यक्तिवाद है, ठीक है ना। तो ये इन दोनों में क्या कह सकते हैं, समन्वय होने से जो हम प्रयास किए जा रहे हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य के पक्ष की बात है, ठीक है ना। तो ये दो जो विचार है वो विचार के विचारक हैं, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि लोक कल्याणकारी राज्य के हम अभ्युदय के बारे में पढ़ा, इसकी डेफिनेशन के हम किस तरह से समझा सकते हैं या किसी को बता सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, तो ये इन्हें अपने शब्दों में बता सकते हैं अच्छे से। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे आगे देख रहे हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य हैं
जिस तरह के जो विचार है तो उन्हीं विचारों को अपना है लोक कल्याणकारी राज्य, तो उसके लक्षण क्या होंगे, यानी हम इसके करेक्टर को देखते हैं यहाँ पे कि लोक कल्याणकारी राज्य है, उसके जो करेक्टर यानी लक्षण है वो कैसे होने चाहिए। ठीक है ना, तो लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते उसके क्या क्या लक्षण हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहला लक्षण की यहाँ पे बात करें, ठीक है ना, मोटे मोटे कुछ लक्षण हैं उनके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, तो ये ध्यान रखना है कि लोक कल्याणकारी राज्य है तो उसका पहला लक्षण तो यही होगा कि लोगों के जो बीच में जो अंतर हैं आर्थिक क्षेत्र में, जो जो डिफरेंसेज है कि भाई जैसे बताया था अमीरी गरीबी के बीच जो फासला है उसको कम करने का कार्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य करेगा। साथ ही साथ लोगों को न्यूनतम जीवन स्तर के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उन्हें दिलाने का भरपूर प्रयास है वो लोक कल्याणकारी राज्य करेगा। साथ ही साथ लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, तो एक तरह से सभी आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो चीज़ें हैं वह एक सेफ्टी के तौर पे लोक कल्याणकारी राज्य है वो वहाँ के लोगों में उनको दिलाने का भरपूर प्रयास करेगा, यानी एक तरह से कह सकते हैं आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना लोक कल्याणकारी राज्य का एक पहला लक्षण है। ठीक है ना, कि हम बता सकते हैं कि लोक कल्याण राज्य के लक्षण क्या हैं। तो पहला लक्षण आपको यही बताना है कि आर्थिक सुरक्षा को लेकर उसका पहला कार्य यही होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब इसमें हम इसको और अच्छे से समझे तो हम इसको एक तरह से यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट में बात करें तो 3 पॉइंट यहाँ पे कंटिन्यू हम देखेंगे तो उसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो ध्यान रखना है, हमारा अब तक का अनुभव स्पष्ट करता है कि शासन का जो स्वरूप है, यानी जो शासन व्यवस्था है उसका जो स्वरूप है वह कुछ भी हो, व्यवहार में राजनीतिक उन्हीं लोगों के हाथों में केंद्रित होती है। राजनीतिक सत्ताएं वह उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, और इस तरह से जो राजनीतिक व्यवस्था है वो एक पक्ष की ओर हो जाती है। तो इसलिए ये यहाँ पे किसी भी शासन व्यवस्था संपत्ति को ज़्यादा जिक्र किया गया है कि संपत्ति है वो शासन व्यवस्था को अपनी ओर मोड़ लेती है। तो इस तरह से आगे